लेट अस स्टार्ट द पार्ट नंबर 2 ऑफ द डे 4 सेशन। तो डे 4 का जो हमारा पहला सेशन था उसके अंदर में मैंने बेसिक जो हमारे पास में टर्म्स होती हैं, चाहे मेरे पास में फोर्स से रिलेटेड रही हो या फिर मेरे पास में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड वहाँ पर चीज़ें थी, उन्हीं के बारे में डिस्कस किया था। जिसने नहीं देखा है ऊपर आई बटन प्रेस करेगा और भाई जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए, वरना आपको इस वीडियो के अंदर में कुछ भी समझ में आने वाला नहीं होगा, क्योंकि वो वहाँ से मैं सारी चीज़ों को यहाँ पर रिलेट करने की कोशिश करूँगा। तो आज जो मैंने कहा था कि इस लेक्चर के अंदर में जो पार्ट 2 आएगा, इसमें मैं बात करूँगा आप लोगों के साथ में कनेक्टेड मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, या फिर कहो कि आप फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हमारे एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो कैसे हमें उसकी क्वेश्चन की अप्रोच करनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और क्या क्या उसके अंदर पॉसिबिलिटी बनती है आपके क्वेश्चन आने की, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी जो नए जुड़ रहे हैं भाई, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पर जाकर जान सकते हैं कि कैसे आपको मॉक टेस्ट देखने हैं और कैसे आप इस चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की क्लास में हमें और क्या क्या पढ़ना है। तो इसके अंदर में हमारा जो पहला टॉपिक आता है, जिसको आप फ्री बॉडी डायग्राम से जानते हैं। देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है, अगर आपको ये इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे समझ में आ जाती है तो इसके बाद में जो हमारे पास में कनेक्टेड मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, एक पुली लगी हुई है, उसके ऊपर में इधर मास लटका दिया और इधर मास लगा दिया और पूछ रहा है कि इसका एक्सेलेरेशन क्या हो गया। तो ये सारी कनेक्टेड मोशन जो है वो सारे हम इस फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम समझने से पहले कुछ फोर्सेस के बारे में आप लोगों को मैं जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पर आप लोग को जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है वो दो तरह की फोर्स रहेंगी। एक हमारे पास में रहने वाला यूज वो है हमारे पास में नॉर्मल फोर्स, और दूसरा यहाँ पर जो होगा मेरे पास में जब स्टिंग आ जाएंगी तो वहाँ पर मेरे पास में टेंशन एक रहेगा। यहाँ पर टेंशन बेसिकली एक फोर्स ही है जो कि किसी रोप या स्टिंग के अंदर में लगती है। अब ये कहाँ पर लगेगी, किस प्रकार लगेगी, उसके बारे में देखेंगे। अब ये नॉर्मल फोर्स को देखने की कोशिश करो। तो नॉर्मल फोर्स का मतलब ये होता है कि भाई मेरे पास में अगर एक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर में कोई फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, अगर उसको हमने दूसरी बॉडी के ऊपर में यहाँ पर प्लेस किया हुआ है, तो यहाँ पर तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स लगेगी वो भी इसके पर्टिकुलर के सरफेस की हमेशा क्या लगेगी, एक 90 डिग्री का बनाते हुए आउटवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली है, यानी इसका नॉर्मल फोर्स हम बोलते हैं। अभी मैं थोड़ा सा दूसरा केस आप लोगों के सामने लेता हूँ, और मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे टिल्ट करवा दिया एक एंगल के ऊपर में और यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया। अब मैंने आप लोगों से पूछा भाई इसकी मेरे को नॉर्मल फोर्स बताओ, तो डेफिनेटली ये तो बात बिल्कुल कन्फर्म है कि यहाँ पर जो फोर्स लगा रहा होगा ये कुछ इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा। और दूसरा हमारे पास में जब इसकी रिएक्शन फोर्स बोले या नॉर्मल फोर्स लगेगी, तो जो सरफेस है मेरे पास में उसके हमेशा नॉर्मल जाएगी, तो नॉर्मल ये बनेगा, यानी कि उस सरफेस का 90 डिग्री हो गया। अब चाहे मैं टिल्ट करूँ या कुछ भी करूँ, मुझे उस पर्टिकुलर सरफेस का नॉर्मल निकालना आना चाहिए। और नॉर्मल मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को जब रे ऑप्टिक्स पढ़ाई थी उस समय बताया था कि कोई भी सरफेस आप कंसिडर कर रहे हो तो उससे जो परपेंडिकुलर आउटवर्ड निकलता है वही उसका नॉर्मल कहलाता है। तो ये नॉर्मल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ मेरे को जरूरत पड़ने वाली है आगे उसको बात करेंगे। दूसरा यहाँ पर क्या निकालना आना चाहिए आप लोगों को कि सबसे ज़्यादा जो यूज होगी, अगर मेरे पास में ये अर्थ यहाँ पर, अगर मैं इसका अर्थ सरफेस मान लूँ और यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरे पास में या इसके सरफेस के ऊपर में है, तो इसके ऊपर में एक हमेशा फोर्स लगेगा। और वो फोर्स कहाँ लगेगा, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, वो हमेशा और हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगने वाला। ये अगर पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया तो समझ लो आपका जो वेज शेप्ड क्वेश्चंस होते हैं वो इजीली कर लोगे। तो ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि इसका जो भी वेट लगेगा या फिर जो भी फोर्स बोलते हैं हम mg से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेट भी होता है या फिर हम इसकी फोर्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। m बॉडी का मास होगा और g उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। वेट और मास को लेकर मैंने बात आप लोगों को समझाई थी पिछले लेक्चर के अंदर में भी कि वेट हमारे पास में वो फोर्स होती है जो प्लेनेट या उसकी ग्रेविटी के कारण में यहाँ पर एग्जर्ट हो रही है, और मास उस पर्टिकुलर बॉडी का जो मैटर होता है उसके बॉडी के अंदर में जितने भी पार्टिकल्स हैं उसके थ्रू जो बनता है उसको हम बोलते हैं, हमारे पास में मास होता है। और इस मास को किस ग्रेविटी की फोर्स के साथ में खींच रहा है, किस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ में खींच रहा है, तो उसको जब दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में वेट निकल के आता है। दैट इज ऑल्सो नोन एज फोर्स के नाम से आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी मैंने जो दी है कि अगर मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो ये हमेशा और हमेशा इसकी पॉसिबिलिटी होगी कि ये अपनी जो वेट है वो कहाँ पर लगाएगी, टुवर्ड्स द सेंटर लगाएंगी। ये वर्ड आप लोगों को नोट करना है, टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर क्यों बोला मैंने, क्योंकि अभी जब मैं वेज स्टेप पर चलूंगा तो वहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है टुवर्ड्स द सेंटर लगती है। चलिए, तीसरी फोर्स जो यहाँ पर मैं बात करना चाह रहा था आप लोग के साथ में, वो मैंने कही थी टेंशन को लेकर। देखिए, टेंशन का मतलब होता है किसी के अंदर में तनाव या फिर खिंचाव। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ए ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर मेरे पास में बी ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को मैंने रस्सी से बांध दिया भाई।
अब मैं इस पर्टिकुलर जब भी आप लोगों को इनके बारे में बात करना, तो जिस बॉडी के बारे में बात करनी है तो उस रोप में जहां पर भी वो कनेक्ट है उस पॉइंट को नोट कर लो। ये आपने नोट कर लिया कि भाई ए पॉइंट पर ये रस्सी यहाँ पर कनेक्ट है, तो इस पे लगने वाला टेंशन क्या होगा भाई। आपने इसको देखा तो हमने देखा कि इसका खिंचाव कहाँ पर हो रहा होगा, ये बी इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो इसका टेंशन इस डायरेक्शन में हो गया। मैं पूछूंगा बी वाली जो है, अगर ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, ए वाला इधर खींच रहा है और बी वाला इसको इधर खींचने में लगा हुआ है, तो ये रोप जो है इसके अंदर में क्या होगी, इसके अंदर में एक तनाव आ गया, एक टेंशन आ गया। जैसे आपने देखा होगा ना रस्सा कस्सी का जो होता है हमारे पास में वॉर होता है, या फिर जो रस्सी खींचते हैं दोनों तरफ में, इस डायरेक्शन में भी कुछ पर्सन होते हैं, इस डायरेक्शन में कुछ पर्सन होते हैं, तो ये इसको अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं और ये इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस जो यहाँ पर रस्सी है उसके अंदर में एक तनाव आ जाता है, एक टेंशन आ जाती है। तो ये जो होगा, ये बी वाले इसको इसकी तरफ में खींचने की करेंगे, यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। और बी जो है, बी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो रस्सी होगी, इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, तो इसी को हम टेंशन के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर ध्यान रखना कि ए की जो टेंशन की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में रहने वाली है, और बी की जो है उसकी जो टेंशन रहेगी वो टुवार्ड्स ए रहने वाली है। अगर ये 3 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया तो समझ लो फ्री बॉडी डायग्राम आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है। चलो अब कैसे उसको अप्रोच करेंगे, अब क्या क्या पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बात करूं आप लोगों के पास में एक रस्सी के साथ में मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां पर लटका दिया भाई, जिसका मास है m। ओके, ये मेरे पास में एक टेंशन थी, यहां पर मैंने इस रस्सी को यहां पर बांध रखा है। अब पहला काम आप लोग को क्या करना होता है किसी भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए, तो जैसा कि इसका नाम बना रहा है FBD यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम, तो पूरे सिस्टम को हम एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लेते हैं। ये मेरे पास में एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, इसका मतलब है कि इसके ऊपर में बाहरी किसी एक्सटर्नल फोर्स का इन्फ्लुएंस नहीं है। चलो पहली कहानी हो गई। अब जो भी ऑब्जेक्ट है इसके अंदर में उसको वहां से फ्री करवा लो, जिस भी बॉडी के बारे में बात करना चाह रहे हो उसको वहां से फ्री करवा लो। ये फ्री मैंने बोल दी, ये मेरे पास में फ्री हो गया, मास यहां पर आ गया भाई। अब चलो ये मेरे पास में मास हो गया। अब देखो कि इस बॉडी के ऊपर में, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, इस फ्री की गई बॉडी में जब आपके सिस्टम के अंदर में थी तो उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे थे। फिर से रिपीट करूं कि जो भी बॉडी को आपने यहां से फ्री करवाया है उसके ऊपर में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे। तो आपने बिल्कुल यहां पर सही समझा होगा कि ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है, तो यहां पर नीचे की डायरेक्शन में इसका फोर्स लग रहा होगा, कितना होगा, ये mg होगा भाई, मास इंटू ग्रेविटी होगी। क्यों, क्योंकि इसका वेट नीचे की साइड में आ रहा होगा। मैंने बॉडी को फ्री करवाया है, इस बॉडी को अभी मैं और भी इसके साथ में कंबाइन करूंगा, 2 बॉडी भी करूंगा, 3 बॉडी भी वहां पर मैं कंसीडर करने वाला हूं अभी। चलो ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट होगी, इसके ऊपर में फोर्स जो लग रहा है वो mg के साथ मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या एक ही फोर्स लग रहा था भाई, इसका दूसरा एंड भी तो देखो, यहां पर एक रोप लगी हुई थी, और रोप क्या कर रही होगी इसके ऊपर में, एक टेंशन खींच रही होगी, क्योंकि ये जो फिक्स दीवार है ये इसको अपनी तरफ में खींचने की कोशिश कर रही होगी इन मॉलिक्यूल्स को, तो इसके ऊपर भी एक फोर्स लग रहा होगा। यानी कि मैंने कहा कि ये मेरे पास में टेंशन लग रहा होगा, टी से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी हमारे पास में रोप हुआ या स्टिंग हुआ तो वहां पर जो भी फोर्स होगी उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेरे पास में टोटल इसका क्या कर दिया मैंने, फ्री, उसको फ्री किया हमने सिस्टम से, उसका बॉडी, ये बॉडी ले आया और उसका डायग्राम मैंने बना दिया। यानी कि उसके ऊपर में डायग्राम से मतलब होता है, बीडी से मतलब होता है कि उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस को आप नोट डाउन कर लो। चलो यहां तक कहानी समझ आई। अब मैं दूसरी बॉडी को यहां पर कंसिडरेशन में लेके चल रहा हूं। चलो इसको मैं यहां पर डिलीट, इसको हटा देते हैं। अब दूसरी बॉडी यहाँ पर लेके आता हूँ मैं। ये सेम केस में यहाँ पर लेके चल रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट थी मेरे पास में, उसको मैंने ऐसे लटकाया हुआ है जिसका मास है m1, और दूसरी जो है मेरे पास में उसका मास है m2। ओके, ये मेरे पास में 2 ऑब्जेक्ट होगी। अब मुझे जितनी भी बॉडीज हैं पूरे सिस्टम को एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लेना है। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है, बाकी आप धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एक क्लैरिटी आती चली जाएगी इसके अंदर में। मैं सबसे पहले किस पे काम करूं, बिल्कुल मैं पहले काम कर लेता हूं। चलो m2 के ऊपर में काम कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। आप चाहो तो m1 के ऊपर में भी काम कर सकते हो और m2 पर भी काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो इसके अंदर में देखो कि अगर मैं m1 की बात कर लेते हैं। चलो पहले m1 मैंने ऑब्जेक्ट उठा लिया भाई, तो m1 पर मेरे को बताओ, चलो इसको थोड़ा सा m2 बना लेते हैं, उससे थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी कि मैंने किया क्या इसके अंदर में। ये m2 ऑब्जेक्ट हो गया। अब m2 को मैंने यहाँ से फ्री करवा दिया सिस्टम से, ये मैंने फ्री हो गया। अब इस पर देखो कि उस सिस्टम में कहाँ कहाँ पर फोर्स लग रही थी। तो यहाँ पर आपने देखा कि भाई एक फोर्स इसको नीचे लेके जा रही थी, कौन सी फोर्स थी वो, वहां पर फोर्स थी मेरे पास में mg फोर्स थी, m2 g फोर्स लग रहा था। क्या इसके नीचे कोई और वेट था, नहीं था भाई। यानी कि इसके इस पॉइंट के बीच में
और इसके ऑब्जेक्ट के बीच में और कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा, केवल और केवल m2g यानी कि इसका वेट नीचे की साइड में लग रहा होगा। ये रोज को हम जो बीच में स्टिंग होती है इसको हम आइडियल कंडीशन मानते हैं, यानी कि इसके वेट को, इसके मास को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं करते। अगर उसका मास भी यहाँ पर कंसिडरेशन में होता है तब हमारे पास में क्या केस बनेंगे वो न्यूमेरिकल्स के थ्रू में समझाने की कोशिश करूंगा। चलो अब इसके दूसरे एंड को देखो, क्या कहीं और फोर्स लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है भाई, ये स्टिंग के साथ में कनेक्ट है, तो स्टिंग के साथ में कनेक्ट है तो इस पर एक और फोर्स लग रहा होगा जिसको आपने टेंशन के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया। टी यहाँ पर आप उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, टेंशन को टी से, क्योंकि ये दो अलग अलग रोप रहेंगी तो मैं इसको T1 मान लेता हूँ। ये मेरे पास में T1 यहाँ पर लगने वाली इसके ऊपर में टेंस रहेगी। चलिए इस बॉडी का हो गया मेरे पास में डायग्राम। अब मैं बात करना चाहूंगा M2 के साथ में, जो मेरे पास में M2 हो गया, अब मैं M1 के साथ में रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। तो M1 के बाद मेरे को बताओ कि भाई इसके ऊपर में कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा होगा कि पहली फोर्स इसके ऊपर में क्या लग रही होगी, इसका खुद का वेट लग रहा होगा, यानी कि इसका वेट लग रहा होगा M1g लग रहा होगा। लेकिन भाई थोड़ा सा और अगर इसको एनालिसिस करोगे तो ये M2 वेट जो है ये भी तो M1 से लटका हुआ है, ये भी तो इसको अपनी तरफ में खींचने की कोशिश करेगा, यानी कि इसके ऊपर में एक और फोर्स लग रहा होगा। वो कितना फोर्स होगा? उस दूसरे का वेट इसको नीचे की साइड में खींच रहा है जो, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में लगने वाली डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्सेज होगी। कौन कौन सी? एक तो इसके खुद के वेट के कारण, और दूसरी जो फोर्स होगी वो इसको नीचे की साइड में खींचने की कोशिश कर रही होगी। बिल्कुल ठीक है, जिसको हम टेंशन के नाम से भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये टोटल मेरे पास में इसका जो फोर्स लग रहा होगा वो M1g प्लस में M2g इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर चल रहा होगा। अब और कहीं इसके साथ में कोई कनेक्टेड है? ये तो हमने इसके वेट कर लेकर बात कर ली। दूसरा हमारे पास में अप्रोच ये होनी चाहिए कि हमें ये देखना कि कोई स्टिंग तो कनेक्ट नहीं उसके साथ में। तो मैंने यहाँ पर देखा तो पाया कि एक स्टिंग इसके साथ में कनेक्ट है ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये इसको कहाँ खींचने की कोशिश कर रही होगी? ऊपर की डायरेक्शन में, यानी कि इसके ऊपर में टेंशन लग रही होगी, जिसको मैंने नाम दे दिया T2 के नाम से यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अब क्योंकि हमारे पास में पूरा सिस्टम एक स्टेशनरी कंडीशन पे है, या फिर मैं कहूं कि एक्सेलेरेशन इस पूरे सिस्टम का जीरो है, तो ये ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाले फोर्स दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तभी ये हमारा स्टेशनरी कंडीशन में ये रोप रह सकती है। अगर एक्सेलेरेट कर दिया मतलब इनके पास में कोई वेलोसिटी आ गई है, और वेलोसिटी आने के कारण में ये अप या डाउन मोमेंट कर सकते हैं। उसी तरह से इस केस की मैं बात करूं तो ये रोप यहाँ की यहाँ पर मेरे पास में स्टेबल थी। कैसे स्टेबल हो गई? क्योंकि ऊपर जो टेंशन इसके पास में लग रहा होगा वो बैलेंस कर रहा होगा किसको? नीचे लगने वाले दोनों फोर्सेस को यहाँ पर वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होगा। अब ये वर्ड जो मैंने बैलेंस यूज किया ना, इसी का पूरा खेल मेरे पास में आगे रहने वाला है। तो यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं कि अगर मैं टोटल रिजल्टेंट फोर्स आता तो यहाँ पर आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करते? मान लो मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैं 5 न्यूटन इधर फोर्स दे रहा हूँ और 5 न्यूटन फोर्स यहाँ पर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने पाया कि उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? मेरे पास में जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी उस ऑब्जेक्ट के अंदर में मोमेंट नहीं है। मैंने कहा था कि दोनों साइड में मैंने 5 दे रखा है। अब मैं ये कहूँ कि भाई मैंने एक साइड में 5 दे रखा है, मान लो इधर मैंने 6 न्यूटन दिया और इधर से मैंने 5 न्यूटन फोर्स दिया है। अब बताओ मेरे को, इस सिस्टम के अंदर में जिसका मास है 1 kg, उसके अंदर में कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा? इतना तो कंफर्म हो गया है कि भाई ये जो मेरे पास में लगने वाले फोर्स हैं इसके अंदर में कोई ना कोई एक्सेलरेशन डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि यहाँ पर इसका नेट फोर्स जो होगा वो जीरो नहीं आने वाला है। अगर नेट फोर्स मेरे पास में जीरो नहीं होता है, नेट फोर्स, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, अगर मेरे पास में जो एफ नेट है वो जीरो नहीं होता है तो वहाँ पर कंफर्म है कि मेरे पास में सिस्टम के अंदर में एक एक्सेलरेशन आएगा। जैसे यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करूँ, मेरे पास में 1 kg था, यहाँ पर लगने वाली फोर्स 6 न्यूटन थी और यहाँ से लगने वाली फोर्स उसकी 5 न्यूटन थी। ये 6 न्यूटन और मेरे पास में 5 न्यूटन, तो इसको जो मूव करवाएगी इस पूरे सिस्टम को, कितनी फोर्स करवाएगी? ये फोर्स माइनस में ये फोर्स, यानी कि 6 माइनस में 5, और किसको मूव करवा रही है? ये नेट फोर्स। हमारे पास में फोर्स का फॉर्मूला आपको जानकारी है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर मास इसका कितना आ गया? 1 आ गया, और एक्सेलरेशन इसका मुझे निकालना है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या आएगा? दैट विल इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप लोग के पास में एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर में। तो जो हमारे पास में किसी भी बॉडी के अंदर में एक्सेलरेट करनी है तो कंफर्म है कि वहां पर मेरे पास में एक नेट फोर्स लगना चाहिए। उसी का खेल मेरे को पूरा इसके अंदर में देखना होगा। चलो अब मैं बात कर लेता हूँ, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनते हैं, स्टैंडर्ड टाइप बनती हैं, उनको देखने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को समझ में आएगा फ्री बॉडी डायग्राम कैसे में बनाना होता है, चाहे कितना भी बड़ा हमारे पास में दे दिया जाए क्वेश्चन, हम उसको ईजिली कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन मेरे पास में कनेक्टेड मोशन को लेकर बात करता हूँ। तो अभी मैंने आप लोगों को सिंगल बताई थी चीजें, अब मैं कनेक्ट करवाने की कोशिश करता हूँ। तो कनेक्ट करवाने के लिए मेरे पास में सबसे पहला जो आएगा, मान लो मेरे पास में एक सरफेस से रिलेटेड बात करूंगा, फिर मैं स्टिंग को लेकर बात करूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर मैंने मान लिया कि इसका मास है m1 है, और इसी के साथ में दूसरी ऑब्जेक्ट भी कनेक्टेड है, बिल्कुल इसके जड़ में लगी हुई है, ये m2 है मेरे पास में। अब इस सिस्टम को मैं यहाँ से धकेलने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो पहली बॉडी का मास मान लो 1 kg और दूसरी के मेरे पास में 2 kg मेरे पास में मास है। तो अब मुझे ये बोला गया कि बताओ मेरे पास में पूरे एक्सेलरेशन, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा।
एक्सेलेरेशन क्या होगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है इसके ऊपर में इधर से, तो इस पूरे सिस्टम को अगर मैं आइसोलेट मान लूं तो इसके पास में कोई ना कोई एक्सेलेरेशन आएगा या नहीं आएगा, वो चीज बात कर रहे हैं। दूसरी चीज आप लोगों से इसके अंदर में पूछेगा कि मेरे पास में ये M2 ऑब्जेक्ट जो है, M2 ऑब्जेक्ट जो है वो M1 पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, या फिर आप लोगों से पूछ लेगा कि M1 जो है वो M2 पर कितना फोर्स लगा रहा होगा। देखने में बड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा और बड़ा ही ये भी लग रहा होगा कि बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है, लेकिन अब जब मैं इसकी अप्रोच करना शुरू करूंगा तो देखना कितना इजी आप लोगों के लिए होने वाला है। इसी को मैं थोड़ा सब यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। मान लो मेरे पास में ये सिस्टम था, आप पूरे सिस्टम को जब भी क्वेश्चन फ्री बॉडी के या कनेक्टेड मोशन के आप अप्रोच करते हो तो जो भी आपको सिस्टम दिया गया है उस पूरे को एक मान लो। भाई ये मेरे पास में पूरा एक सिस्टम हो गया, इस पूरे सिस्टम का मास बताओ मेरे को। तो यहाँ पर आपने कहा जी इसका मास तो मेरे पास में दोनों का सम होगा, क्योंकि ये जो फोर्स होगी ये दोनों को धकेलने में काम आएगी ना। तो मेरे पास में टोटल मास हो गया, मास टोटल, ये शुरू की अप्रोच बता रहा हूं मैं, ये मेरे पास में M1 प्लस में M2 हो गया। बहुत अच्छी बात। अब जब आपने इसके ऊपर में फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया तो इसकी वेलोसिटी के अंदर में चेंज आएगा, और वेलोसिटी के अंदर में चेंज आया तो कंफर्म है कि उसके अंदर में क्या आने वाला है भाई, एक्सेलेरेशन आने वाला है। फोर्स आपको पता होगी, फॉर्मूला आपको पता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलेरेशन। आप नहीं निकाल पाओगे एक्सेलेरेशन। भैया मेरे पास में मास टोटल कितना हो गया, दोनों ऑब्जेक्ट को आपने जोड़ा था तो M1 प्लस में M2 आ रहा था, तो यहां पर एक्सेलेरेशन आप लोग इजिली निकाल पाओगे, फोर्स डिवाइडेड बाई M1 प्लस में M2। तो यहां से आप शॉर्ट ट्रिक इसकी यूज कर सकते हैं, जब भी आपको एक सिस्टम का एक्सेलेरेशन पूछा जाए तो जो लगने वाला फोर्स है वो डिवाइडेड बाय टोटल मास है, उसको यहां से डिवाइड कर दो तो आपके पास में पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन आ जाएगा। अब क्योंकि मेरे पास में दोनों ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल आइडियल कंडीशन में, हमें से आइडियल कंडीशन ही लेकर हमें चलनी है, और आइडियल कंडीशन में तो ये एक्सेलेरेशन अगर पूरे सिस्टम का है, अब जो पॉइंट बता रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर ये पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन है तो वही उस इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का भी एक्सेलेरेशन होगा। फिर से रिपीट करता हूं इस पॉइंट को, कि अगर मान लो मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट इस तरह से कनेक्टेड हैं और मैंने कहा कि ये दोनों, पूरा सिस्टम यहां पर फोर्स लगाई मैंने और ये पूरा सिस्टम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है पूरा सिस्टम, तो मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को उठाऊंगा तो वो भी तो भाई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रही होगी। ये ऑब्जेक्ट होगी, ये भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रही होगी। अगर ये नहीं कर रही होगी स्पीड से, तो ये ऑब्जेक्ट अगर मान लो दूसरी ऑब्जेक्ट में बोल दो कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से है, तो इसका मतलब क्या है कि ये तो बहुत तेजी से बाहर निकल जाएगी। हमें तो इनको बिल्कुल चिपटा के एक दूसरे के साथ में और इस तरह से आगे की तरफ में मूव करवाना है। तो अगर आप लोगों ने इसका एक्सेलेरेशन चेंज कर दिया, जो कि होगा नहीं क्योंकि हमारे पास में कनेक्टेड मोशन है। कनेक्टेड मोशन का मतलब ये होता है कि आप जितने भी सिस्टम कनेक्ट हैं उनका पहले एक्सेलेरेशन निकाल लो, यानी इस पूरे सिस्टम की क्या एक्सेलेरेशन करने की स्पीड रहेगी, क्या हमारे पास में एक्सेलेरेशन करने का रेट रहेगा, वो आप निकाल लोगे तो इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्ट रहेगी उसका भी एक्सेलेरेशन मेरे पास में वही आने वाला है। चलो इसको क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। मान लो मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg, दूसरी ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg, और मैंने इसके ऊपर में फोर्स लगाई है। भाई यहां पर फोर्स लगाते हैं, मान लो मैं इसके ऊपर में 3 न्यूटन फोर्स लगा देता हूं, तो मुझे बताओ उस पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन क्या होगा। तो आपने कहा जी ठीक है एक्सेलेरेशन निकालना है, बिल्कुल हमारे पास में एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला हमने अभी सीखा है कि फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो टोटल मास मेरे पास में कितना आ गया, ये M1 प्लस में M2 आप रिप्रेजेंट कर देंगे, तो फोर्स मेरे पास में लग रहा है 3 न्यूटन, और इसका मास जो हो गया मेरे पास में 1 + 1 2 प्लस में 1 यानी कि 3 हो गया। तो यहां से मेरे पास में एक्सेलेरेशन आया सिस्टम का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया ना, अगर पूरे सिस्टम की बात करूं तो उसका भी ये रेट होगा, और इंडिविजुअल अगर 1 kg वाले ऑब्जेक्ट की बात करूं तो उसका भी एक्सेलेरेट करने का रेट यही रहेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मैं इंडिविजुअली अगर 2 वाले की बात करूं तो उसका भी एक्सेलेरेट करने का मेरे पास में रहने वाला है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसी की आप लोगों की पूरी नींव तैयार करेगा आगे के कनेक्टेड मोशंस के न्यूमेरिकल लगाने के लिए। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखो यहाँ पर जो मेरे पास में दूसरा टाइप था, कि दूसरा मैंने आप लोगों से पूछा था कि दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे से कनेक्ट है, यहां पर मेरे पास में दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट है, जिसमें एक का मास मेरे पास में कितना है M1 है और दूसरे का मास है M2। पूरे सिस्टम का आप लोगों को एक्सेलेरेशन निकाल लिया। भाई एक्सेलेरेशन आप लोगों ने ए निकाल लिया, चलो भाई ये तो पूरे सिस्टम का हो गया, और इंडिविजुअल भी आपको समझ में आ गया कि हर ऑब्जेक्ट का भी एक्सेलेरेशन मेरे पास में ए रहने वाला है। अगर ए नहीं रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट अपने आप बहुत तेजी के साथ में बाहर निकल जाएगी, जो कि हमें इसमें यूज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में कनेक्टेड मोशन है। चलो अब देखो इस इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का वो मेरे पास में फ्री डायग्राम बनाओ। तो इस ऑब्जेक्ट को यहां से रिमूव करो, यहां पे मैंने रिमूव कर दिया, M1 मेरे पास में आ गया ये मास। इस पे लगने वाले फोर्सेस सारे बताओ मेरे को। तो पहली जो मेरे पास में लगेगा, इसका नीचे किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, mg लग रहा होगा।
उसका मास जो है, मास इंटू ग्रेविटी में कर दो तो उसके ऊपर में लगेगा वेट। वेट तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर में लगेगा ना, अर्थ की तरफ में, और कहाँ लगेगा, सेंटर टू द अर्थ लगेगा। और इसी के रिएक्शन में मेरे पास में एक नॉर्मल फोर्स जनरेट हो जाएगा, जिसको हम एन से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्मल फोर्स, क्योंकि ये सरफेस के साथ में कनेक्ट है। तो जब भी सरफेस के साथ में टच होता है तो वो उसके विपरीत एक क्या निकालती है, नॉर्मल फोर्स निकालेगी। तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पर होगी, यानी कि ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल यहाँ पर सरफेस के ऊपर में रखा हुआ है, और अगर यहाँ पर कोई भी नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होती तो ये ऊपर की तरफ में उड़ जाता, अगर ये नीचे वाली फोर्स ज़्यादा होती तो ये नीचे की साइड में धस जाता, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल सरफेस के ऊपर में रुका हुआ है। तो हम ये मान सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स और mg दोनों मेरे पास में क्या है, इक्वल है। तो इसका मेरे पास में ज़्यादा रोल नहीं रहने वाले, लेकिन आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए इस फ्री डायग्राम के अंदर में, फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर में। चलो, अब दूसरा फोर्स मैंने कहा था कि भाई इसके ऊपर में मैंने फोर्स लगाया F, तो मेरे पास में F फोर्स लग गया। क्या और कोई फोर्स लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है भाई, क्योंकि हमने जैसे कनेक्टेड बात करी थी कि जब भी दो सरफेस एक दूसरे के कनेक्ट में आते हैं तो एक अगर उसके ऊपर में एक्शन कर रहा है तो दूसरा उसके ऊपर में क्या कर रहा होगा, रिएक्शन कर रहा होगा। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आप जोर से इस टेबल के ऊपर में हाथ देकर मारो तो आप लोगों को पेन होगा। अब वो पेन क्यों हुआ? क्योंकि इस टेबल ने रिटर्न में आप लोग के पास में क्या करी थी, एक रिएक्शन कर दी। तो ये अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में M1 इसके ऊपर में एक फोर्स लगा रहा होगा तो ये भी रिटर्न के अंदर में इसके ऊपर में एक फोर्स लगा रहा होगा, और उस फोर्स को मैं मान लेता हूं मेरे पास में स्मॉल f के नाम से मान लेते हैं। क्या मान लिया मैंने इसको? स्मॉल f, यहां पर मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो दो फोर्सेस आप लोगों को समझ में आई, एक इस साइड में लग रही है और इसको जो ऊपर की इस साइड में धकेलने की कोशिश कर रहा होगा। ये बिल्कुल कंफर्म है कि यहां पर जो फोर्स ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो जब मैं इस बॉडी की बात करूंगा दूसरे वाले की, तो इसके ऊपर में भी फोर्स लगेगा। किसके कारण में? यहां पर जो सरफेस बना होगा उसके बीच में। इसको बोलते हैं कनेक्टिंग फोर्स या फिर कॉन्टैक्ट फोर्स मेरे पास में, जिसको मैंने दो चीजें बताई थी ना, कॉन्टैक्ट फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। तो यहां पर हमारे पास में मैकेनिक्स के अंदर में कॉन्टैक्ट फोर्स का ज्यादा रोल रहने वाला है। चलो, यहां पर आप लोगों को ये समझ में आ गया कि मेरे पास में इसके ऊपर में फोर्स लग गई, F2 लग गया। अब देखो यहां पर जो चीज यहां पर समझनी है आपको, अब ये फोर्स मेरे को निकालनी है भाई। मैंने कहा था ना कि ये M2 बताओ कि M1 पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो ये फोर्स मुझे जानकारी है बिल्कुल। यानी कि मेरे पास में नेट फोर्स, जब ये मूवमेंट किया मैंने तो मैंने पाया कि सिस्टम मेरा इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो बड़ा एफ है ये ज्यादा फोर्स होगी और ये जो छोटा एफ है ये कम फोर्स रहेगी। यानी मैं कह सकता हूं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में नेट फोर्स लगने वाला एफ माइनस में स्मॉल एफ, जो कि इसको कहां लेके जा रहा होगा, इस पूरे सिस्टम को नहीं, ये इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, M1 की। तो M1 मास को एक एक्सेलेरेट दे रहा होगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी को चेंज करने की कोशिश कर रहा होगा। तो M1 मास को कितने एक्सेलेरेशन दे रहा होगा, क्योंकि हमने सिस्टम का पूरा एक्सेलेरेशन निकाला था A, तो यहां पर आप इसको A रिप्रेजेंट कर देंगे। अब आप लोगों से पूछेगा क्या कि ये फोर्स बताओ, तो आप इसको निकाल नहीं सकते, F प्लस में M1 A के नाम से आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, तो मेरे पास में इसके ऊपर में लगने वाला फोर्स यहां पर इजिली निकाल लेंगे। फिर आप यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू मेरे पास में थी, क्या थी हमारे पास में, F डिवाइडेड बाई M1 प्लस में M2 के नाम से आप रिप्रेजेंट करते थे। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास में इस पर्टिकुलर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, जो कि मेरे पास में क्या कर रही होगी, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में एक फोर्स एग्जर्ट कर रही होगी। अब आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि M2 के अंदर में क्या होगा, तो M2 की बात कर लेते हैं इस फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर में। तो M2 के अंदर में जो मेरे पास में था, ये M2 था और ये मेरे पास में M1 था। ये मेरे पास में पूरा सिस्टम का एक्सेलेरेशन A था, ये इस साइड में मूव कर रहा था, तो ये मेरे पास में फोर्स होगी F। अगर M2 के अंदर में पूछा जाए कि इसके ऊपर में कितना फोर्स लग रहा हो, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। क्या इसके ऊपर में एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा और इसका नॉर्मल फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा, जिसके कारण ये पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर में रुका हुआ है। अब यहां पर देखो आप लोग कि यहां इसके राइट साइड से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, क्योंकि किसी के साथ में कनेक्टेड नहीं है, तो उस पर लगाने वाला फोर्स कौन रहेगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास में ये जो सिस्टम रहेगा, ये इसके ऊपर में फोर्स लगा रहा होगा, जिसको हमने नाम दे दिया कि ये हमने F से रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि एक्शन फोर्स रहा होगा। और इसी के रिटर्न में हमने पिछला जो केस देखा था वो एक रिएक्शन फोर्स यहां पर दे रहा था, तो F यहां पर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो F मेरे पास में फोर्स होगा, वो क्या कर रहा होगा इसके ऊपर में, इस साइड में मेरे पास में लगने वाला फोर्स 0 है, तो F माइनस 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास मेरे पास में M2 है, तो यहां पर मैंने इसको कहा कि इसके अंदर में एक एक्सेलेरेशन डाल देगा M2 मास के अंदर में। और एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन वही होगा जो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन मेरे पास में आया था, जिसको आपने A से रिप्रेजेंट किया था। तो ये मेरे पास में नॉर्मल फोर्स, आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह से जब पिछला जो केस था उसके अंदर में भी अगर आप लोगों को F जो फॉर्मूला निकल के आया था F का, हमारे पास में F प्लस में M1 A के अंदर में आया था, तो यहाँ पर भी आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट डाउन करके इस पर्टिकुलर फोर्स को निकाल सकते हैं। या फिर मेरे पास में किसी का अगर मास पूछ लिया जाए या एक्सेलेरेशन पूछ लिया जाए, आप इजीली
इजीली इन क्वेश्चंस को यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं। बस सिर्फ आप लोग को समझ में ही आनी चाहिए कि किस तरह से हम इनके फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने आने चाहिए। चलो अब मैं बात करता हूँ आगे थोड़ा सा और लेकर इसके अंदर में ये सारे ब्लॉक्स आप जो भी बताए मैंने उसी चीज़ को यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। आप इस थ्योरी को पोर्शन को देख सकते हैं जब आप लोगों को PDF फाइल यहाँ पर दी जाएगी। अब देखो दूसरा हमारे पास में जो टाइप बनते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के, वो ये बोल देगा कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने वेज शेप पर ऐसे इस तरह से हमने वेज शेप दिया, यानी कि कुछ एक उसके अंदर में एंगल आ गया है, हमने एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर में ऑब्जेक्ट को रख दिया है। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसके जो ऊपर में लगने वाली फोर्सेज होंगे। पहला काम जो हमें करना होगा इसके अंदर में, हमने मान लिया कि ये मेरे पास में एंगल थीटा है भाई, थीटा एंगल इसके अंदर में वेज जो बना के दे दिया कि भाई इस तरह से हमारे पास में जो इंक्लाइंड प्लेन है वो थीटा के ऊपर में है। अब जो कहानी इसके अंदर में शुरुआत होती है वो कुछ इस तरह से है कि ये ऑब्जेक्ट मैंने इस पर्टिकुलर प्लेस पर यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर लगने वाले फोर्सेज जो हैं वो देखो, क्योंकि मेरे पास में ये एक अर्थ का सरफेस में मान लो कि नीचे की साइड में अर्थ का सरफेस है, तो इसका जो वेट होगा या फिर जो इसकी ग्रेविटी के कारण में इसके ऊपर में वेट लग रहा होगा या फोर्स लग रहा होगा, वो कहाँ लेके जाएगा। अब किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा होगा भाई कि अरे ये तो कुछ इस तरह से है तो इसके सेंटर से सेंटर नीचे की साइड में लेके जाना है। जी नहीं, अभी मैंने आप लोग को बताई थी कि जब भी आप किसी बॉडी की बात करते हैं तो उसके ऊपर में लगने वाला मास, चाहे वो किसी भी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर में रखी हो, उसके ऊपर में लगने वाला मास जो वेट होगा वो हमेशा सेंटर के अर्थ की तरफ में रहने वाला है। तो ये मैंने वही किया कि यहाँ पर इसके सेंटर से अर्थ की तरफ में, क्योंकि अर्थ नीचे की साइड में, तो ये अर्थ के नीचे की साइड में इसका mg लगेगा, इसका यानी कि वेक्टर जो हमारे पास में होगा इसका वेट नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा टुवर्ड्स द अर्थ। अब क्योंकि मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर रुकी हुई है, नहीं कि ना तो ऊपर की तरफ में उड़ के जा रही है और ना इसके नीचे की साइड में जा रही है, तो मुझे इस वेक्टर को, क्योंकि ये एंगल यहाँ, ये एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर आप लोग ध्यान रख लेना, वैसे तो इसको डिटेल में पढ़ाना पड़ता है लेकिन आप लोग सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि जब भी जो एंगल आप लोगों का यहाँ पर गिवन होगा, जिस एंगल पर इंक्लाइंड होता है, वही एंगल आप लोगों का यहाँ पर बनने वाला है जब इसके एंगल को रिजोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसका बीचों बीच ये इसको नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, क्यों? क्योंकि सरफेस के साथ में कनेक्ट है और इसी की एक रिएक्शन मेरे पास में नीचे की डायरेक्शन में आ रही होगी। तो ये चीज़ तो आ गई आपको कि ये मेरे पास में नॉर्मल फोर्स है, तो ये ऊपर उड़ के नहीं जा रही, तो इसको नीचे होल्ड करने वाला दूसरा होगा, तो ये नीचे आ गया भाई मेरे पास में। और इसका जो एंगल रहने वाला है दोनों के बीच में मेरे पास में थीटा रहेगा। थीटा क्यों रहेगा? क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन के मेरे पास में है, इसको ज्योमेट्री के थ्रू हम समझाते हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ ये इतना ध्यान रखेंगे ये जो एंगल होगा वही यहाँ पर एंगल बनने वाला है। चलो भाई, अब देखो ये मेरे पास में एक वेक्टर हो गया जिसको मैंने mg से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि फोर्स ही एक तरह की है। इसका जो हमारे पास में रिजोल्यूशन आएगा, तो जब हम वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर ये मेरे पास में थीटा है तो थीटा के साथ में जो भी फैक्टर होगा, ये अगर ये मेरे पास में फोर्स f है तो यहाँ पर जो भी वैल्यू बनेगी वो cos थीटा बनेगी, f cos थीटा बनेगी, और इसके जो अपोजिट रहेगी वो मेरे पास में f sin थीटा बनती है, ये मेरे पास में f sin थीटा बन जाएगी। अब देखो इसके अंदर में जो मेरे पास में फोर्स है इस एंगल को यहाँ पर थीटा बना रही है इस लाइन के साथ में, तो ये क्या बनेगा इसका, क्योंकि इस वेक्टर को हमने रिजोल्व किया तो ये बन जाएगा इसका mg cos थीटा फैक्टर। दूसरा जो इसका फैक्टर आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये एंगल के दूसरी साइड में, तो हम इसको लिखेंगे किसका वेक्टर है, ये mg को रिजोल्व किया तो mg का mg sin थीटा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। फिर से समझो इस पॉइंट को कि ये जो वेक्टर था यही क्रूशियल पॉइंट है इन तरह की शेप्स का, और यहीं पर आप लोगों को क्या होता है कि जब आपने प्रिपरेशन करी भी होगी पहले, तो इन्हीं फिगर्स को देख के आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। पहला काम ये करना होता है कि आप उसका वेट को रिप्रेजेंट कर दो, तो वेट आपने रिप्रेजेंट कर दिया। फिर आपने देखा कि ये ऑब्जेक्ट ना तो ऊपर उड़ रही है ना नीचे जा रही है, यानी कि इनको बैलेंस करने वाली कोई फोर्स होगी, ये इस सरफेस के साथ में कनेक्ट है, तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर में नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। अब नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा तो इसको बैलेंस करने वाला नीचे की डायरेक्शन में होगा, तो नीचे बैलेंस कौन कर रहा है, इसको mg cos थीटा कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि हमने पता है कि अगर हमारे पास में एक वेक्टर है और उसको हम रिजोल्व करते हैं तो थीटा वाले के साथ में mg cos थीटा आएगा और अपोजिट जो उसका बच गया वो mg sin थीटा आएगा। चलो अब यहां तक कहानी समझ में आई। अगर यहां पर मेरे पास में, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, अगर यहां पर मैं कहूं कि मेरे जो इसकी नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करने वाला कौन है, तो आप कहेंगे इसको mg cos थीटा है जो इसको बैलेंस करके रखे हुए है। तो यहां से आप लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स हमेशा और हमेशा क्या रहेगी, mg cos थीटा यहां पर बनने वाली है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, नॉर्मल फोर्स आप लोगों से पूछ लिया जाए तो। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके ऊपर में स्लाइड कर रहा होगा। अब स्लाइड करने वाला फोर्स कौन सा हो सकता है, क्योंकि हमें ये तो जानकारी है कि भाई mg जो होता है वो एक अपने आप में एक फोर्स ही होता है। तो यहां पर आपने इसको रिजोल्व किया तो इसका एक फैक्टर था, एक इसका वेक्टर जो रिजोल्यूशन किया था, तो इसका पैरामीटर है ये इसको नीचे की साइड में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसको जो नीचे की साइड में खींचने की कोशिश कर रहा है, और यहां पर इसके ऊपर में अगर मान ले कि कुछ फ्रिक्शन रहा होगा जिसको हमने F से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो यहां इसके पास में
इसके अंदर में एक्सेलेरेशन डालने वाला कौन रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है। अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे की साइड में आ रहा है तो इसके अंदर में mg साइन थीटा, और f अगर मैं कम मान लूं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये स्लाइड कर रहा है। बैलेंसिंग कंडीशन है, तो बैलेंसिंग कंडीशन में तो इसके ऊपर में जो फोर्स लग रहा होगा ऊपर की डायरेक्शन में, अगर हमने इसको पकड़ के रखा हुआ है यहाँ पर, इसको मैंने यहाँ पे होल्ड कर लिया अपने हाथ से, तो ये तो कंफर्म है कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा नीचे की डायरेक्शन में आएगा। और नीचे की डायरेक्शन में लाने वाला कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, इसका वेट का ये वाला फैक्टर mg साइन थीटा। देखो बहुत ही कंसेप्चुअल चीजें हैं, अगर ये आप स्किप कर जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें। तो बिल्कुल एकदम कंसंट्रेशन के साथ में अभी 5-7 मिनट इसको समझ लो, फिर तो आप इनको दौड़ाओगे इन क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर एफ जी साइन थीटा मेरे पास में आ गया, तो एफ मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। इसको बैलेंस करने वाला कौन हो गया, एम जी साइन थीटा मेरे पास में इसको बैलेंस कर रहा होगा, ये हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट यहीं कहीं रुकी हुई है और अगर ये वर्टिकली और नीचे की साइड में नहीं जा रही तो इनको बैलेंस करने वाला कौन है, ये नॉर्मल फोर्स है, ये बैलेंस कर रहा है एम जी कोस थीटा को। और यहां पर इसको बैलेंस कौन कर रहा है, ये मेरे पास में mg cos थीटा इसको फोर्स को बैलेंस कर रहा है, इसीलिए यहां पर रुका हुआ है ये। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी इसका मूवमेंट हो रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी के अंदर में चेंज आ रहा है, पहले वो 0 पे थी, बिल्कुल होल्ड था एक जगह पे, फिर मैंने क्या किया, उसको जैसे वो एक साइड में फोर्स लगनी शुरू करी तो वो मूव करना शुरू कर गया, यानी कि 0 से उसके अंदर में वेलोसिटी 1 आ गई है। तो 0 से 1 वेलोसिटी आ गई तो भाई कंफर्म है कि उसके अंदर में क्या आ गया, एक एक्सेलेरेशन आ गया। अब वो एक्सेलेरेशन कौन लेके आएगा भाई, अगर ये नीचे की साइड में लग रहा है तो आप खुद कॉमन सेंस लगाओ इसके अंदर में, अगर ये नीचे की साइड में मूव कर रहा है तो ये फोर्स ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन। पॉइंट टू बी नोटेड हेयर कि ये मेरे पास में फोर्स ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। और आपको जानकारी है कि अगर मेरे पास में एक फोर्स यहां पर लग रहा है, एक फोर्स यहां पर लग रहा है, तो जिस भी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी उसका नेट फोर्स हमें निकालना होता है। ये हमने नेट फोर्स निकाला दोनों के अंदर में, इसके बीच में और इसके बीच में। तो नेट फोर्स मेरे पास में जो आएगा इस बॉडी को आगे मूव करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो यहां पर भी वही कहानी होने वाली है कि mg साइन थीटा मेरे पास में, इसकी वैल्यू अगर f से ज्यादा है तो हम कहेंगे कि mg साइन थीटा माइनस एफ, क्योंकि हॉरिजॉन्टली तो ये बैलेंस कर रही है ना इसको, इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर में। और अगर ये नेट फोर्स आ जाती है तो ये जो बॉडी थी जिसका मास कितना था, m था, उसके अंदर में एक एक्सेलेरेशन आ जाएगा जिसको मास इनटू में एक्सेलेरेशन बोल देंगे। आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला कैसे आता है ये समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल्स के साथ में जब अप्रोच करेंगे तो बड़ा मजा आएगा इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के अंदर में। तो दो चीज़ें यहाँ पर मैंने आप लोग को इस फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर में समझाने की कोशिश करी है कि आपको सबसे पहले तो ये mg रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है सबसे पहले mg को रिप्रेजेंट कर दो, और mg को रिप्रेजेंट करके उसके दो वेक्टर को रिजोल्व कर दो। ये एक वेक्टर ये मेरे पास में हो गया, ये मेरे पास में एक फोर्स का ही रूप आएगा यहाँ पर। और अगर आपको ये बोल दे कि ये स्लाइड कर रहा है, किस एक्सेलेरेशन से करेगा, तो एक्सेलेरेट कर रहा है यानी कि इंक्लाइंड पे जो स्लाइडिंग कर रहा है, तो आपको ये भी चीज़ कंफर्म आनी चाहिए कि भाई ऊपर लगने वाला फोर्स कम होगा, नीचे लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा, तभी ये नीचे की साइड में मूव करेगा। या फिर अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि भाई ऊपर की डायरेक्शन में मुझे मूव करवाना है तो किसने एक्सेलेरेशन से होगा, या फिर मुझे कितनी फोर्स चाहिएगी, तो मुझे भाई ऊपर की साइड में फोर्स चाहिए तो इसको मैं एफ मान लूंगा, और ऊपर वाली ज़्यादा फोर्स होगी और नीचे वाली मेरी कम होगी, तो यहाँ पर लिखा जाएगा एफ माइनस mg साइन थीटा, क्योंकि नेट फोर्स चाहिए मेरे को और नीचे की साइड में मूव कर रहा है तो ये फोर्स का कंपोनेंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, जिसके कारण में इस ऑब्जेक्ट के अंदर में वेलोसिटी का चेंज आ रहा होगा, और वेलोसिटी का चेंज आता है तो उसके अंदर में एक एक्सेलेरेशन आ जाता है। ये पूरी कहानी इस एक्सेलेरेशन तक पहुंचाने के लिए थी। आई होप आप लोगों को ये क्लैरिटी आ चुकी होगी कि कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आप लोगों को रिप्रेजेंट करवा दी है। क्वेश्चंस करेंगे तो और मजा आएगा इन क्वेश्चंस को लेके। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ 3 ब्लॉक्स को लेकर, उसके अंदर में एक्सेलेरेशन को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों को। अब तो आप इजीली कर लोगे इसके अंदर में कि 3 ब्लॉक मैंने दे दिए, जल्दी से आप इसका एक्सेलेरेशन बताओ पूरा सिस्टम का। अरे भाई बहुत इजी है ये तो। जो मेरे पास में फोर्स लग रहा है वो डिवाइडेड बाय जितने मास है मेरे पास में, एफ का मतलब होता है नेट फोर्स उसके ऊपर में। ये एक फोर्स इधर लग रहा है तो एक फोर्स अगर यहाँ पर लगा रहा होता तो मुझे F1 माइनस में F2 करना होता। अगर एक्सेलेरेट मेरे को इस डायरेक्शन बोला गया कि इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेट कर रहा है तो F1 माइनस में F2 लग रहा होता उस समय पे, क्योंकि यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर में केवल और केवल एक फोर्स लगा है। तो यहाँ बोलूंगा मैं F डिवाइडेड बाई टोटल सिस्टम का मास कितना, M1 प्लस में M2 प्लस में M3। ये क्या आ गया, ये किसका M1 का एक्सेलेरेशन आ गया, बिल्कुल भाई M1 का भी एक्सेलेरेशन आ गया ये। और क्योंकि हमें जानकारी है इसके बारे में कि पूरे सिस्टम का भी एक्सेलेरेशन वही रहने वाला है जो कि इस ए के थ्रू हम यहाँ पर निकालते हैं, तो इस पर्टिकुलर में एक पूरे सिस्टम का भी वही एक्सेलेरेशन है। और इस इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की बात करूं तो इसके अंदर में भी वही एक्सेलेरेशन मेरे पास में आ गया है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा इसके अंदर में एक फोर्स डेवलप करने के लिए। अगर वहां पर एक नेट इक्विवेलेंट फोर्स
लग रहा होगा। अगर नेट इक्विवेलेंट फोर्स मेरे पास में 0 नहीं है तो कन्फर्म है कि वहाँ पर मेरे पास में क्या होगा, मास इंटू एक्सेलेरेशन वाला फॉर्मूला मुझे यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि एक्सेलेरेट हो रही है बॉडी तो कन्फर्म है कि उसके पास में एक फोर्स जनरेट हो रहा होगा। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होंगी कि यहाँ पर हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। अब देखो दूसरा इसके अंदर में जो बात करता है आप लोगों से, जिसमें आप लोगों को ये पूछेगा कि दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास में कुछ इस तरह से कनेक्टेड थी, टेंशन को लेकर पूछ लेता है कि टेंशन उसके अंदर में कितनी रहने वाली है, जो रोप होगी उसके अंदर में टेंशन कैसे निकालोगे आप लोग। तो इसके अंदर में टेंशन 1 की बात करता हूं मैं। टेंशन 1 कहाँ पर है भाई, ये टेंशन 1 है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में, इसको आप मान के चल सकते हैं। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो टेंशन होगी, अगर ए ऑब्जेक्ट के लिए बात करूं तो ये इसकी टेंशन इस डायरेक्शन में जारी होगी। भाई एक रोप है उसके अंदर में ऐसा ही तो होता है कि जितनी तनाव इस साइड में है उतना ही तनाव उस साइड में होगा, यानी कि जितनी टेंशन जितना फोर्स एक दूसरे को ये इस साइड में खींच रहा होगा तो ये भी तो उसको उतनी स्पीड इसके साथ में फोर्स के साथ में अपनी तरफ में खींचने की कोशिश कर रहा होगा। तो ये जो T1 है ये पूरी रोप पर मेरे पास में कांस्टेंट रहेगी। अगर ये मेरे पास में आइडियल कंडीशन लेके चल रहा हूँ, जो रोप है उसको मैं मासलेस यहाँ पर लेके चल रहे हैं, तो इस T1 को लेकर चलने की बात करूंगा मैं। तो T1 जो टेंशन आ रही है इसके अंदर में वो कहाँ से जनरेट हो रही है। अगर मैं इस पहली बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर देखूं, मैं इस फ्री बॉडी का जो मेरे पास में M1 है इसको मैं डायग्राम बना के देखो, चलो भाई इसको हम बना लेते हैं। तो ये जो टेंशन इसके ऊपर में यहाँ पर आ रही है, तो ये किस ऑब्जेक्ट के कारण में आ रही है, यहाँ पर जो दो ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं इसके पास में, जिसको मैंने M2 बोला है, ये मेरे पास में M2 है और दूसरा इसका मास है M3। ये जो दोनों मास हैं ये रेस्पॉन्सिबल होंगे इसके अंदर में, क्योंकि हमने रोप का तो मास जो है वो हमने क्या माना है, मासलेस मानी हुई यहाँ पर। तो ये जो रोप का जो वो तो कंसिडर करेंगे नहीं हम। तो जो मेरे पास में इस टेंशन को लाने के रिस्पॉन्सिबल होगा वो केवल और केवल ये दो मास रहने वाले हैं, यानी कि M2 और M3 मेरे पास में होगा। अभी पूरा सिस्टम मेरा जो है इस डायरेक्शन में खींच रखा होगा मैंने, तो ये मेरे पास में टेंशन लग रही होगी T1 इसके अंदर में, आप इसको मान सकते हैं कि T1 होगा। और ये जो पूरा सिस्टम यहाँ पर इसको एक्सेलेरेट करवा रहा होगा, किस वेलोसिटी से करवा रहा होगा, और क्या इसके अंदर में एक्सेलेरेशन का होगा, तो हमने कहा जी इसको तो एक्सेलेरेट ए कर रहा है। तो इसके ऊपर में नेट लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं कि T दैट विल बी इक्वल टू मास 2 प्लस में मास 3 इंटू में एक्सेलेरेशन। तो ये आप लोग के पास में आ गया इसके ऊपर में लगने वाला टेंशन, और ए की वैल्यू आप लोगों ने अभी निकाली, ये मेरे पास में ए की वैल्यू यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चलो दूसरे की बात कर लेता हूं मैं कि टेंशन 2 की बात करते हैं। तो टेंशन 2 पर लगने वाला फोर्स कौन होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में टेंशन 2 ये है। आप चाहो तो इस डायरेक्शन निकाल लो, चाहे इस डायरेक्शन निकाल लो, जैसा भी आप लोगों को सूटेबल लगे वहां से निकाल सकते हैं। क्योंकि मेरे लिए ये इजी रहेगा इस डायरेक्शन करना, क्योंकि मुझे पहले ये पूरी कैलकुलेट करके आनी पड़ेंगी, तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मेरे लिए बेटर है कि मैं इसी साइड को यहाँ पर कंसिडरेशन में ले लूँ। तो ये पूरा सिस्टम जो इसके अंदर में टेंशन लग रहा होगा, इस ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो इसके ऊपर में टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और यहाँ पर इसकी फोर्स लग रही होगी वो मैं कुछ इस डायरेक्शन में मान लेता हूँ। इसके ऊपर में लगने वाला जो फोर्स रहेगा, तो इसके अंदर में जो एक्सेलेरेशन रहेगा वो अगर ये मान ले कि इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेट कर रही है मेरी ऑब्जेक्ट, तो एक्सेलेरेशन इसका ए रहा होगा, ये मेरे पास में ए से रिप्रेजेंट कर दिया। ऑब्जेक्ट का मास मेरे पास में M3 है, तो इसको बैलेंस करके रखनी है, तो मेरे पास में टेंशन जो लग रही है दैट विल बी इक्वल टू M3A से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और एक्सेलेरेशन आप लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो जो भी ऑब्जेक्ट मेरे पास में उसके साथ में कनेक्टेड रहेगी वहां से आप उसके टेंशन इजिली निकाल सकते हैं। ओके तो अब दूसरा जो हमारे पास में टाइप था उसके अंदर में फोर्स हमारी कौन सी साइड में लग रही थी, जब पिछला केस आपने देखा होगा तो फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाई थी, यहाँ पर आप लोगों ने देखा इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अगर इस फोर्स की हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो आप इसको कोशिश करके देखो अपनी न्यूमेरिकल्स के अंदर में कि उस टाइम पे एक्सेलेरेशन की क्या वैल्यू होगी, और जो मेरे पास में टेंशन होगी उसकी क्या वैल्यू बन जाएगी, और मेरे पास में टेंशन 2 होगी उसकी क्या वैल्यू मेरे पास में बनने वाली है। बाकी नेक्स्ट हमारे पास में होते हैं सस्पेंडेड जो होते हैं। सस्पेंडेड का मैंने अभी आप लोगों को ये चीज़ें समझा दी हैं, जो मैंने न्यूमेरिकल वाला केस करवाया था आप लोगों को। यहाँ पर मैं जल्दी से उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मान लो मेरे पास में 3 ऑब्जेक्ट हैं, 3 ऑब्जेक्ट में मैंने पूछा कि भाई मेरे को ये बताओ कि इसके अंदर में टेंशन कितनी होगी, T3 कितनी होगी, T2 कितना होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो इसके अंदर में T1 के अंदर में जो रेस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर होल्ड है बिल्कुल, तो इनके अंदर में कोई मोशन नहीं रहेगा, तो T1 जो इसके अंदर में लाने वाला रेस्पॉन्सिबल कौन होंगे, ये मास M2 मास और M3 ये इसको नीचे की साइड में खींच रहे होंगे, और इसके ऊपर में लगने वाला वेट इसको टेंशन दे रहा होगा। अब मैं बात करूं दूसरे ऑब्जेक्ट की, टेंशन 2 कहां पर आ रही है, यहाँ आ रही है, तो इससे नीचे वाला वेट ही तो रेस्पॉन्सिबल होगा इसके अंदर में टेंशन डालने के लिए। तो यहाँ पर कौन कौन है इसके नीचे वेट, M2 और M3 है, तो ये वहां पर मैंने लिख दिया, और इंटू में ग्रेविटी, क्यों, क्योंकि ये तो इसके ऊपर में फोर्स लगाएगी, वेट जो होगा उसका मास इंटू ग्रेविटी होता है, यहाँ पर इसके साथ में रिप्रेजेंट कर देंगे। तीसरे में बात करूँ T3 फोर्स को लेकर, यानी कि उसके अंदर में तीसरी जो है उसको यहाँ से कट करो और यहाँ पर देखने की कोशिश करो उसके नीचे कितने वेट हैं, तो M3 है खाली, तो M3 ही रेस्पॉन्सिबल होगा इसके अंदर में टेंशन लाने के लिए, तो M3G यहाँ से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पास में पुली वाले क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर मैं काम करता हूं। मैं पुली वाले को समझाने के लिए मैं छोटे से न्यूमेरिकल की तरफ में लेकर चलूंगा आप लोगों को। न्यूमेरिकल आप समझो, उसके बाद में ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लैरिटी आएगी इसके अंदर में। मान लो मेरे पास में मैंने कहा कि एक पुली है और इसके ऊपर में मैंने रोप यहाँ डाल रखी है। एक मास यहाँ पर मैंने लटकाया है 1 kg का और यहाँ पर मैंने मास लगाया 1 kg का। बताओ इसके अंदर में नेट एक्सेलेरेशन क्या होगा, नेट फोर्स क्या रहेगी। तो आपका पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा इनके फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। यहाँ पर तो सिंपल आप बना सकते हो, अलग से इनको फ्री करने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और भी चीज़ें क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने कहा कि भाई अगर मैं 9.8 मान लेता हूँ जी की वैल्यू और 1 मेरे पास में मास है, तो इसके ऊपर में लगने वाला फोर्स कितना हो गया, 9.8 न्यूटन हो गया। चलो भाई, तो अगर मैं इसको 10 ही मान लेता हूँ, 10 जो हमारे पास में नॉर्मल इसकी वैल्यू हम कंसिडर करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर में, तो मैंने कहा भाई 10 न्यूटन इसके ऊपर में डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। उसी तरह से यहाँ पर मेरे पास में जो सिस्टम होगा इसके ऊपर में भी कितना लग रहा होगा, 10 न्यूटन लग रहा होगा, क्योंकि दोनों को मैंने क्या माना हुआ है, यहाँ पर 1 kg का माना हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग कुछ ये कंडीशन मान के चल सकते हैं। अब इस पुली को भूल जाओ, आप लोग पुली को भूल जाओ और इसको बिल्कुल फ्लैट सरफेस पर रख दो। यहाँ पर फ्लैट सरफेस पर मैंने रख दिया, तो यहाँ पर आप लोगों दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसके ऊपर में फोर्स जो लग रहा होगा 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। और ये जो होगा, इसको मैंने जब देखा दूसरे एंड को, तो इसको मैं देखूँ तो इसके ऊपर में भी 10 न्यूटन इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखो इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो आपने देखा कि 10 न्यूटन इधर है और 10 न्यूटन ही इधर है, यानी कि एफ नेट मेरे पास में कितना आ गया, यहाँ पर 0 फोर्स आ गया। और 0 फोर्स आ गया तो ये सिस्टम जो है ये कहीं पर भी मूव नहीं करेगा। यानी कि ये जो पुली पे ऊपर हमने रोप लगाई हुई है, ये ना तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ना ही मेरे पास में इस डायरेक्शन में जाने वाला है। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इन दोनों के ऊपर में लगने वाली नेट फोर्स मेरे पास में क्या है, 0 आ गई। अब छोटा सी कहानी मैं चेंज करता हूं। मैंने कहा कि भाई ये मेरे पास में 2 कर दिया मैंने। अब बताओ, तो यहाँ पर आपकी ये क्या होगा, ये जो फोर्स लगा रहा होगा, रोप का जो मास है वो हम नेग्लिजिबल मानते हैं, बिल्कुल उसको मासलेस मान के चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर ने कहा कि ये तो 20 न्यूटन हो गया, ठीक है भाई, इसको 20 न्यूटन कर दो। और इधर मेरे पास में दूसरा था, इसका मास मैंने अभी भी 1 kg रखा हुआ है, तो ये जो रेस्पॉन्सिबल होगा इसके ऊपर में 10 न्यूटन लगाएगा। अब मुझे एफ नेट निकालने की बताओ, तो ये फोर्स अगर मैं F1 मान लेता हूँ इस डायरेक्शन में लगने वाला, और इसको मैं F2 मान लेता हूँ, तो नेट फोर्स क्या आएगा मेरे पास में, F1 माइनस F2। यही तो हम करते हैं भाई। तो यहां पर आपने कहा कि 20 माइनस में 10, और ये मेरे पास में कितना आ गया, 10 न्यूटन फोर्स आ गया। यानी कि इस पूरे सिस्टम में 10 न्यूटन फोर्स ऐसी है जो कि रेस्पॉन्स, देखो ये जो 10 थी, इसकी 20 की जो 20 मैंने पहले 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, फिर 10 दिया, 10 तक ये कोई बॉडी के अंदर में मूवमेंट नहीं हुआ। यानी कि इसने 10 ने इस 10 को क्या कर दिया, नेग्लिजिबल कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। तो अब जो मेरे पास में नेक्स्ट ऊपर की जो फोर्स देता जा रहा हूं, वो कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम को मूव करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। अब मैंने कहा कि मैं 20 न्यूटन तक इसको लेके चला गया, तो 20 न्यूटन तक लेके गए, तो मेरे पास में जो नेट फोर्स यहाँ पर लग रहा है वो 10 न्यूटन लग रहा है, और 10 न्यूटन फोर्स होगा इस सिस्टम को ले जाने के लिए। अब ये 10 न्यूटन फोर्स जो कौन सी साइड में ले जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमें पता है कि 20 न्यूटन ज़्यादा है, तो ये पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा। और चलना शुरू करेगा, मैंने एक वर्ड बोला है, चलना शुरू करेगा, तो इसके अंदर में वेलोसिटी आ जाएगी। और वेलोसिटी आ गई तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 थी, और 0 से ये v वेलोसिटी पर चला गया, और v वेलोसिटी पर चला गया तो हम कहते हैं कि इसके अंदर में क्या आ गया, एक्सेलेरेशन आ गया। समझ में आई चीज़ें, इसके अंदर में एक एक्सेलेरेशन आ गया, और ये 10 न्यूटन रेस्पॉन्सिबल होगा इस पूरे सिस्टम को, जो कि m1 प्लस में m2, क्योंकि पूरा सिस्टम मूव कर रहा है ना, इस पूरे सिस्टम के अंदर में m टोटल बोल दूं मैं, उसके अंदर में एक एक्सेलेरेशन लाने के लिए। तो यहां से आप लोगों को समझ में आई होगी चीज़ें जो मैं यहां पर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। अब देखो दूसरा मैं छोटा सा कंडीशन इसके अंदर में चेंज करने की देखता हूं। ये पुली थी मेरे पास में, यहाँ पर मैंने एक मास लटका दिया जिसका मास है 1 kg, दूसरा मैंने लटका दिया जिसका मास है मेरे पास में 2 kg, और यहाँ पर मैंने इसके ऊपर में लगा दी दूसरी ऑब्जेक्ट जिसका मास है 3 kg। बताओ जल्दी से कितना फोर्स लगेगा। बिल्कुल 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 सही आप लोगों ने समझा होगा कि इधर तो लग रहा होगा मेरे पास में कितना, 30 न्यूटन, और इधर भी कितना लग रहा होगा मेरे पास में, 30 न्यूटन। किसी को समझ नहीं आया तो बताओ भाई ये कि यहाँ पर 30 न्यूटन कैसे आ गया। अरे भले मानसो, आप थोड़ा यहाँ पर देखो कि इस पूरे सिस्टम की बात करो तो ये नीचे की साइड में 10 न्यूटन दे रहा होगा, और ये भी मेरे पास में 20 न्यूटन दे रहा होगा। तो इस पॉइंट को अगर नीचे से कंसिडर करूँ तो ये मेरे पास में सिस्टम ऐसे रखा हुआ है जो जिसके अंदर में एक 1 है और एक 2 है, जिसको पूरा सिस्टम इधर कितने से खींच रहा होगा, 30 न्यूटन से खींच रहा होगा। और यहाँ पर भी मेरे पास में एक सिस्टम है जिसको कितने से खींच रहा होगा, 30 न्यूटन से खींच रहा होगा। बस ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के तरीके होते हैं। अपने क्वेश्चन को हमेशा इस तरह से अप्रोच करोगे तो ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो 30 न्यूटन है दोनों साइड में, एफ नेट इस पूरे सिस्टम में कितने लग रहा है, मेरे पास में 0 लग रहा है। तो 0 लग रहा है तो इसके अंदर में कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं आएगा, इसकी वेलोसिटी के अंदर में चेंज नहीं आएगा। अच्छा, अब देखो जो तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर में मैं डालना चाहूंगा आप लोगों के साथ में। तो मेरे को ये बताओ कि एक पुली है, यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट लगा दिया जिसका मास है 1 kg, दूसरा मास है मेरे पास में, दूसरा मास मेरे पास में क्यों नहीं हो रहा है ये टाइप,
हाँ, यहाँ पर मेरे पास में मास है जिसका मास है 2 kg, और तीसरा मास है मेरे पास में जिसका मास 3 kg मैंने यहाँ पर रख दिया है, और यहाँ पर मैंने रोप लटका दी यहाँ पर जिसका मास है मेरे पास में 3 to 5 6, और यहाँ पर मैं बोल दूँ इसको कि ये दे रहा है भाई मेरे पास में 3 kg इसका मास है। तो बताओ मेरे पास में नेट सिस्टम का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा और कितना होगा। तो अब यहाँ पर चीज़ समझने वाली जो बात है, पहली काम तो ये आप लोगों को ये निकालना आना चाहिए कि मेरे पास में सिस्टम के अंदर में कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सिस्टम के अंदर में मेरे पास में 1 2 3 4 यानी कि टोटल मेरे पास में सिस्टम में 4 ऑब्जेक्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी गई है। तो मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड को पहले देखता हूँ, फिर राइट हैंड साइड को देखता हूँ। तो यहाँ पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, यहाँ पर मैंने कहा ये 30 न्यूटन लगेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर और जोड़ देता मैं, चलो यहाँ पर जोड़ देता हूँ मैं, जिसका मास है मेरे पास में 1, तो यहाँ पर मेरे पास में टोटल रोप के लेफ्ट साइड में कितना मास है, तो रोप के लेफ्ट साइड में मेरे पास में 4 है, तो ये 40 न्यूटन बन जाएगा। भाई 40 समझ में आ रहा है ना क्यों लिख रहा हूँ, कि वेट मेरे पास में फॉर्मूला जो होता है दैट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी होता है। तो टोटल मास इंटू में ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि 10 वैल्यू हम उसको अज्यूम करके चलते हैं, तो वहाँ से मेरे पास में आ रहा है ये 40 न्यूटन जो मैं लिख पा रहा हूँ। अब मैं इसके राइट साइड की बात करता हूँ। तो राइट साइड में आपने देखा कि टोटल ऑब्जेक्ट मेरे पास में 3 to 5 और 6 है, तो टोटल मास मेरे पास में 6 है, तो यहाँ पर लगने वाला फोर्स इसके ऊपर में 60 न्यूटन रहेगा। अब इस पूरे सिस्टम को आप ऐसा मान लो कि ये मेरे पास में एक पूरा सिस्टम हो गया जिसका मास यहाँ पर कितना रहने वाला है 3 to 5 और 6, ये 6 kg का है, जिसके ऊपर में टोटल फोर्स क्या लग रही होगी मेरे पास में, यहाँ पर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में इसके पास में, दैट विल बी इक्वल टू 60 न्यूटन यहाँ पर लग रही है। और इस डायरेक्शन में दूसरा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसके ऊपर में फोर्स जो लग रहा है मेरे पास सिस्टम में, वो टोटल मास इनका 4 है, और यहाँ पर फोर्स लगने वाला मेरे पास में 40 न्यूटन है। अब ये जो 60 और 40 न्यूटन है, ये इन ऑब्जेक्ट्स को अपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेंगे, यानी सिस्टम के अंदर में एक एक्सेलरेशन डालने की कोशिश करेंगे। अब ऑब्जेक्ट जाएगा कौन सी साइड में, ये तो कंफर्म है कि जिस साइड में ज़्यादा हमारे पास में फोर्स रहेगी उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अब हमें दिख रहा है कि साफ साफ कि एक साइड 40 है एक साइड 60 है, तो ये ऑब्जेक्ट मेरा इस डायरेक्शन में जाएगा। पहले उसकी वेलोसिटी 0 हुआ करती थी, अब ये क्योंकि ये फोर्स लग रहे हैं उसके ऊपर में, तो ये इसके अंदर में एक वेलोसिटी इंट्रोड्यूस कर देगा, और वेलोसिटी इंट्रोड्यूस होगी है तो वहां पर मेरे पास में क्या आ जाएगा, एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। और एक्सेलरेशन मैं इजीली निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे उसकी जानकारी है कि पूरे सिस्टम के अंदर में एफ नेट कितना लग रहा है, और पूरे सिस्टम का मास टोटल कितना है मेरे पास में, और कितना उस सिस्टम के अंदर में एक्सेलरेशन आएगा इन फोर्सेस की वजह से। क्योंकि एक्सेलरेशन कब आता है, जब बॉडी के ऊपर में कोई नेट फोर्स लग रहा होगा। तो आप इसको सोल्व करो जल्दी से। तो एफ नेट मेरे पास में कितना था भाई, इन दोनों को माइनस करेंगे, 60 माइनस 40, तो ये 20 आ गया मेरे पास में। यहाँ पर मैं लिख दूँ इसको कि मेरे पास में 20 आ गया। और मास टोटल कितना है, मास आप पूरे सिस्टम को लेके चलना है ना, पूरा सिस्टम ये तो बन गया मेरे पास में 6 प्लस में 4 यानी कि 10 आ गया, और एक्सेलरेशन इसके अंदर में आप निकालोगे ए आ गया, तो ए मेरे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, इसका 2 आ जाएगा। यानी कि पूरा सिस्टम जो है वो कितने से मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा होगा। तो ये इस तरह के पुली के अंदर में क्वेश्चन आप लोग को अटेम्प्ट करने आने चाहिए। मैंने जो पॉसिबल केस बन सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे मैंने यहाँ पर करवाने की कोशिश करी है भाई, ताकि आप इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कीजिएगा, आप लोग इजीली इसको समझ पाएंगे। सारी टेंशन से रिलेटेड वही बातें हो गई कि टेंशन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो टेंशन आपको ये पूछ लिया जाए कि T1 की टेंशन बताओ मेरे पास में, तो T1 के अंदर में एक्सेलरेशन जो मेरे पास में रहेगा, रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, ये M1 मास रहने वाला है मेरे पास में, जो M1 मास होगा। और इसके अंदर में जो एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ से निकाल ली है, उस एक्सेलरेशन को यहाँ पर रखेंगे, इजीली इसका क्वेश्चन निकाल लेंगे। टेंशन 2 की बात करूँ मैं, तो टेंशन 2 कहाँ से आ रही है मेरे पास में, वो रेस्पॉन्सिबल होगी किसकी वजह से, ये मेरे पास में जो 2 मास यहाँ पर इसके साथ में आ रहे हैं वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, तो M1 प्लस में M2 यहाँ पर यूज होगा। फिर तीसरा मेरे पास में टेंशन, अगर क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट होती है इसके अंदर में एक ही रोप यहाँ से इस दोनों को कनेक्ट है, तो ये इस रोप के अंदर में टेंशन दोनों साइड में हमारे पास में सेम रहती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट एक ही रोप से कनेक्टेड है, तो जितनी टेंशन इसके अंदर में है उस साइड भी उतनी टेंशन इसके पास में रहने वाली है। अब आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ कि यहाँ पर जो पुली है, यहाँ पर जो अगर एक रस्सी से हमने इसको बांध रखा है, तो यहाँ पर कितनी टेंशन होगी। तो जो टेंशन इस रोप के अंदर में आती है ना, यहाँ पर जो निकालते हैं आप लोग, T2 के अंदर में जो निकल के आएगी, उसका अगर डबल कर देते हैं तो मेरे पास में ये T निकल कर आ जाता है। तो यहीं से वो फॉर्मूला निकल के आता है, T दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T2, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो अब मैं एक छोटा सा और ब्लॉक रिलेटेड सिस्टम आप लोगों को करवा देता हूँ। बाकी ये मैं करवा चुका हूँ, कोई इतना बड़ा अभी इसके अंदर में आप लोगों को इशू नहीं आना चाहिए। इसके अंदर में भी सिर्फ ये बोल रहा है कि मान लो मेरे पास में एक पुली सिस्टम है जिसके अंदर में 2 ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, और यहाँ पर बीच में मैंने मास यहाँ पर इसके साथ में कनेक्ट कर दिया। तो पूछेगा कि भी कौन सी डायरेक्शन में लेके जाएगा, तो काम वही करना होगा आप लोगों को इस सिस्टम में। अच्छा, यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा mg, आपने निकाल दिया, यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा m2g। अब ये जिस डायरेक्शन में आपका सिस्टम जो लेके जाएगा, तो नेट फोर्स इसके ऊपर में कहाँ लगाने वाला है, ये मास तो फोर्स लगाएगा नहीं,
क्यों? क्योंकि इसके ये तो हमारे पास में एक्सेलेरेशन जो मेरे पास में वेट लग रहा होगा इसका mg, इसको बैलेंस करने वाला इसका नॉर्मल फोर्स हो गया, यानी कि ये तो ना लेफ्ट लगा रहा होगा ना राइट फोर्स लगा रहा होगा। इसको लगाने वाला कौन होगा? इसके ऊपर में फोर्स लगाने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में दो वेट रहेंगे, एक तो m1 और दूसरा मेरे पास में m2 होगा। अब जिस डायरेक्शन में हमारी नेट फोर्स रहेगी उसी डायरेक्शन में हमारा सिस्टम मूव करना शुरू कर देगा। तो आपको ये करने के बाद में, इसके फोर्सेस रिप्रेजेंट करने के बाद में आपको बिल्कुल इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना है जैसा हम एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम के अंदर में रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैंने आप लोगों को पहला केस समझाया था, जो कनेक्टेड मोशन से रिलेटेड बात थी कि ब्लॉक आपस में कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर मेरे पास में m1g फोर्स लग रही है और यहाँ पर मेरे पास में m2g फोर्स लग रही है, जिसके कारण में इस पर्टिकुलर मास के अंदर में क्या टेंशन आ जाएगा, तो ये जो नेट फोर्स होगा मेरे पास में m1g माइनस में m2g, अगर m1 मेरे पास में ज़्यादा मास है तो ये रेस्पॉन्सिबल होगा इस पूरे सिस्टम में एक एक्सेलरेशन डालने के लिए। और मास मेरे पास में क्या रहेगा सिस्टम का, m1 प्लस में m बड़े वाला जो यहाँ पर है ये वाला, प्लस में m2g, ये तुम्हारे पास में